बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ऑनलाइन 12 लेक्चर है। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिहाज से कुछ प्रॉब्लम्स हैं फर्स्ट चैप्टर के लिहाज से, वो हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम, जो पहला प्रॉब्लम है ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस एंड आइडियल गैस के लिहाज से है। आपको स्क्रीन पे प्रॉब्लम की स्टेटमेंट नज़र आ रही है। आपको याद होगा तो कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हमने चैप्टर के अंदर भी 2-3 की थी, तो कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हम यहाँ पे चैप्टर के एंड पे करने लगे हैं। तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है स्टेटमेंट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.00 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन। यानी आपने हमेशा प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट को समझा जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान होता है, कि स्टेटमेंट को समझेंगे तो फिर आप प्रॉब्लम इजीली इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखें, वॉल्यूम ऑक्युपाइड यानी जो वॉल्यूम 1 मोल ऑफ गैस है वो आपने कैलकुलेट करना है एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड होगा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होगा। तो देखें, दैट इज़ द प्रेशर ऑफ 1.00 एटमॉस्फेरिक एंड टेम्परेचर ऑफ 0 सेंटीग्रेड। शो दैट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो एक चीज़ तो आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और दूसरी जो चीज़ है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखें, प्रेशर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली एसआई यूनिट में नहीं है, तो आपने इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो देखिए, आपका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक है, तो 1 को आप हमेशा जब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे उसे 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको पास्कल में प्रेशर आ गया। टेम्परेचर 273 सेंटीग्रेड था, तो सेंटीग्रेड एसआई यूनिट नहीं है, इसे हमने केल्विन में चेंज कर लिया, तो टेम्परेचर आपका क्या आ जाएगा, 273 केल्विन। आर आपका कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमने पहले भी पढ़ी हुई थी, 8.31 जूल पर मोल केल्विन। तो देखिए, हम आइडियल गैस इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, PV = nRT। तो देखें, 1 मोल है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि उसने कहा था कि 1 मोल ऑफ गैस स्टेटमेंट में, तो इसलिए n की जगह 1 हो गया। तो इक्वेशन हमारे पास क्या रहेगी, PV = RT। यहाँ से हम वॉल्यूम निकालें तो RT/P आ जाएगा। R की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, ठीक है। टेम्परेचर 273 है, वो भी पुट कर दिया, प्रेशर की भी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूबिक में आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाता है 0.0225 मीटर क्यूबिक, राउंड ऑफ करने के बाद। अच्छा, अब हमने जो दूसरी चीज़ कैलकुलेट करनी थी वो क्या कैलकुलेट करनी थी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर क्यूबिक सेंटीमीटर कितने हैं। तो देखें, जो आपके पास वॉल्यूम आया है, ठीक है, वो मीटर क्यूबिक में आपके पास 0.225 मीटर क्यूबिक है। तो अगर हम इसे लीटर्स में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो ये हमारे पास 22.4 लीटर बन जाता है। या हम इसे सेंटी क्यूबिक में चेंज करें तो ये क्या बन जाता है, 22400 सेंटी क्यूबिक में बन जाता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल आपको पता है एवोगाड्रो नंबर होता है 6.025 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेंटी क्यूबिक में आपके पास क्या आ जाएंगे कि 1 मोल में जितने एटम्स हैं आप उसे डिवाइड कर देंगे मोलर वॉल्यूम से, ठीक है, जो कि आपको कितने हैं सेंटी क्यूबिक में 22400 है। तो ये आपके पास 2.68 मल्टीप्लाई 10⁻19 आपके पास ये आ जाएगा। या आप जो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम लिखा हुआ है 22.4 लीटर = 22400 सेंटी
क्यूबिक। आप इसको डायरेक्ट ऊपर मीटर क्यूबिक ऐसे सेंटी क्यूबिक में क्या कर लें, चेंज कर लें। तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो मीटर क्यूबिक से आपने सेंटीमीटर क्यूबिक में आना है, तो फिर आप 10⁻⁴, ठीक है, 6 का इस्तेमाल करेंगे। तो उसकी मदद से आप फिर क्या कर सकते हैं कि आपके पास ये डायरेक्ट आ जाएगा 22400, यानी 0.00225 को या 0.02246 को मल्टीप्लाई कर दें 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूबिक, तो ये 22400 सेंटी क्यूबिक आ जाएगा। बस इसमें मुश्किल सिर्फ यूनिट कन्वर्जन है, बाकी आप देख सकते हैं ये आसान प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि फाइंड द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स at 1600 Kelvin in joule as well as in electron volt। तो आपने एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है किसकी, इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल की, कितने टेम्परेचर पे, 600 केल्विन में, और कौन कौन सी यूनिट में, इन जूल एंड एज वेल एज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखें आपने पढ़ा हुआ है, आपने जब इंटरनल एनर्जी पढ़ी थी तो ½ mv² = 3/2 kT, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ था। तो ½ mv² बेसिकली क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो ये किसकी इक्वल है, 3/2 kT। तो देखें हम 3/2 k की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है, पहले निकाली भी हुई है, 1.38 × 10⁻⁻23 और 1600 केल्विन है टेम्परेचर, ठीक है। तो वो हमने, क्योंकि केल्विन एसआई यूनिट है, तो हम डायरेक्ट इसको 1600 पुट कर देंगे। तो ये आंसर जूल में आएगा, क्योंकि एसआई यूनिट में जो एनर्जी की यूनिट है वो जूल है। तो देखें 3.31 × 10⁻⁻20 जूल आ गई है। अब देखिए इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 जूल = 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जूल है, 1 जूल, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.207 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ये आंसर हमने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का जूल में भी निकाल लिया है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल लिया है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कैलकुलेट टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ एयर एट 25 सेंटीग्रेड। यानी आपने टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल निकालनी है इन 1 मोल, यानी 1 मोल के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी निकालनी है, किसकी, एयर की, और कितने टेम्परेचर पे, 25 सेंटीग्रेड पे। अब देखें कि एयर कंटेन डायटोमिक गैस लाइक N2NO2। आपको पता है कि एयर में ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है, तो इसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेटरी मोशन हो जाएगी। तो ईच डिग्री एसोसिएटेड विद द ½ kT। आपको याद हो तो इक्विपार्टीशन एनर्जी प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, उसमें आपने टोटल एनर्जी निकालने का फार्मूला भी पढ़ा हुआ था। हमने यहाँ पे रोटेशनल निकालनी है, तो रोटेशन के लिहाज से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो देखें ये किसकी इक्वल आ जाएगा, Na एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 2 है, और मल्टीप्लाई ½ kT, ठीक है। ये आपने इक्विपार्टीशन एनर्जी में फार्मूला पढ़ा हुआ था, वही फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, कांस्टेंट k आ गया और t आ गया। तो एवोगाड्रो नंबर इन कांस्टेंट k किसकी इक्वल होता है, r की इक्वल होता है। तो इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी, RT की इक्वल आ जाएगी। r की वैल्यू भी आप जानते हैं, टेम्परेचर कितना है, 25 सेंटीग्रेड है। तो सेंटीग्रेड ऐसा ही यूनिट नहीं है, इसे केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 25 में 273 ऐड कर देंगे, तो ये 298 आ जाएगा। तो 8.31 × 298, तो ये 2476 जूल आ जाएगा। अगर इसे किलो जूल में लिखना चाहते हैं तो इसे 10⁻³ में लिखेंगे, जिससे ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 2.48 किलो जूल आ जाएगा। तो ये आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। स्टेटमेंट है, द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर डिपेंड ऑन द मोलर ऑफ द गैस, शोज that V1/V2 = √m2/m1
at T is equal constant, where V1 is the speed of molar mass m1 and V2 is the speed of the molar mass m2. यानी आपने speed of sound in different gases at the same temperature आपने शो करना है कि वो किस पे डिपेंड करती है, ऑन मोलर मैस ऑफ द गैस। ठीक है, यानी स्पीड ऑफ साउंड दो डिफरेंट गैसेस अगर आप ले लें तो उसके अंदर वो डिपेंड करती है मोलर मैस ऑफ द गैस पे। देखिए स्पीड ऑफ साउंड आपका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपने इसको पढ़ा था। ठीक है, V इज इक्वल गैमा P बाय रो नॉट। तो गैमा V नॉट हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो PV इज इक्वल क्या आ जाएगा, RT की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 1 मोल है तो N इज इक्वल 1 हो जाएगा, तो PV नॉट की जगह RT आ जाएगा। और नीचे रो नॉट और V नॉट था, तो आपको पता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मैस की इक्वल होता है, तो नीचे मैस आ जाएगा। तो ये V1 हमारे पास आ गया। सिमिलरली हम V2 को भी इसी तरह लिख लेंगे, तो V2 हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसा कि हमने V1 लिखा है सिमिलरली V2 आ जाएगा गैमा रो RT, तो कांस्टेंट है दोनों क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट, और नीचे M1 है तो V2 में क्या आ जाएगा, M2 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें V1 डिवाइडेड बाय V2, तो ये क्या आ जाएगा, V1 डिवाइडेड बाय V2, तो राइट साइड दोनों डिवाइड हो जाएंगी, तो गैमा RT और गैमा RT कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, M2 बाय M1 अंडर रूट। तो जो हमने शो करना था कि V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल अंडर रूट M2 बाय M1, तो ये प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर ली है। अब कल से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सेकंड चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, तो फिल वक्त यहीं तक हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो सेकंड चैप्टर हम शुरू करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के नाम से।